$1 million अर्न करना अफसर से, जो कि अच्छे खासा hefty अमाउंट है, तो वहाँ से स्टार्ट करते करते आपने इमेजिन किया था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ये हुआ सारा फोकस किया काम पे, बस काम किया। टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रूम करते हो, आप लर्न करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप रिफाइन करते हो अपनी स्किल। लोग क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर चोरी कर रहे हैं, हम लोग अपनी कंपनीज के चोरी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का नाम खराब करेंगे। या तो ठीक है, आप लोग डेटा साइंस सीखो, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, आप लोग अपनी स्किल्स को एनहांस करो, तो आगे आपका चांस है। लेकिन अगर आप बेसिक स्किल्स में बैठे हुए हो, जिस पे अभी काम कर रहे हो, तो आप रिप्लेस थोड़े टाइम में हो जाओगे। क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उनकी हिस्ट्री आपने देखी नहीं, दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी फ्रीलांसर। वो ज्यादा पैसे पे करने के लिए भी रेडी है, $15, $20, $30, और आप उसको बिड कर रहे हो $3 पर आवर की, वो क्यों हायर करेगा आपको? Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohib Siddiqui. Khawateen o Hazrat, if you talk about women contribution in economy, not in Pakistan but the entire region, it is quite low, around 20 से 25% है. Government and organization are working together to bring more and more women in the workplace. Despite these gloomy outlook, they are role model in our culture, in society, which need to be highlighted, and they have done the phenomenal work. Yes, I'm talking about Shabana Iftikhar, जिन्होंने freelancing के through Upwork पे $1 million तक earning की हुई है, and people are following her. Shabana, thank you so much for being part of our show. थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो आपका आई हाईली अप्रिशिएट कि आपने मुझे बुलाया। और इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। तो स्टार्ट में आपके सिर्फ ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हुआ करता था, यार मैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही कर लूँ या फिर कंटेंट राइटिंग, या किस तरफ की जॉब पे आपको लगा यार अभी ये ठीक रहेगा मेरे लिए, मैं ये कर लेती हूँ? नंबर 1 ये। नंबर 2, a lot of people जो कहते हैं ना फ्रीलांसिंग करनी है, बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको गाइडेंस नहीं होती यार ये प्लेटफॉर्म भी है, ये वाला प्लेटफॉर्म भी है, किस पे बनाऊं दोनों प्रोफाइल अपनी अगर प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कौन से स्किल ऐड करने। कुछ होता है ना कि यार कुछ भी नहीं आता, सब कुछ लिखे जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत जो थोड़ी एक्सपर्टीज है वही लिखो। तो आपकी क्या एडवाइस होगी, और आपने किस तरह से चीजें फेस की थी या एक्सपीरियंस था? अच्छा, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि रादर देन आप डिले करते रहते हो कि आप बहुत सी, क्योंकि अभी भी हमारा एक इवेंट था, वहाँ पे लड़कियाँ थी, बहुत बच्चियाँ थी, वो कह रही थी हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में थी कि हम लोग बहुत परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, किस तरह से एक बहुत नीच फोकस या हर चीज़ बहुत प्लान्ड, वेल सेटल करके कैसे करेंगे। जबकि मैं बिलीव करती हूँ यू हैव टू जंप इन, यू हैव टू स्टार्ट, बेबी स्टेप्स लोगे आप, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी नीच भी डिफाइन हो जाती है, आपकी हर चीज़ डिफाइन हो जाती है, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरी कोई नीच फोकस नहीं थी, मैं जॉब्स देखती थी, मुझे जो लगता था कि हाँ ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। लेट्स से मुझे पता था कि मैं फेसबुक के कवर डिज़ाइन कर सकती हूँ। वो कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स आते थे। और वो क्यों आते थे, क्योंकि जब मैं अपनी पिक्चर्स या वीडियोस करती थी, क्योंकि ऑफकोर्स जब मैं MSc कर रही थी, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी पड़ती थी और चीज़ें जो करनी पड़ती थी, पार्ट ऑफ द कोर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको पता है आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट्स मैं करती थी अपने एजुकेशन के लिए, तो वो मुझे पता था ठीक है मैं ये सॉफ्टवेयर चला लेती हूँ तो मैं अब बैनर ग्राफिक डिज़ाइन कर लूँगी, ठीक है। और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी यही था, मुझे 50 डिज़ाइन करने थे, 50 पेजेस के 50 बैनर्स डिज़ाइन करने थे बिजनेसेस के। उसके बाद फिर मुझे कन्वर्ट करना आता था एक फ़ाइल टाइप को दूसरी फ़ाइल टाइप में, ठीक है। अगर आपने MP3 को करवाना है FLV में या FLV को करना है, जो भी, वो मैं देख लेती थी सर्विस। फिर उसके बाद मैं देखती थी कि ठीक है अभी ये काम है तो मैं देखती हूँ। फिर मैंने स्टार्टिंग में एडमिन एंड ऑपरेशन पे फोकस करना शुरू किया, वर्चुअल असिस्टेंट। उसमें ये था कि क्लाइंट मुझे डायरेक्ट मैसेज करते थे, अच्छा शमाना अभी जो है ना देखो मेलचिम्प देख लो, अच्छा अगले दिन बोलेंगे ऐसा करो क्विक बुक्स पे अकाउंटिंग का जो है ना हमें फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। तो मुझे पहले मैं सुनती थी, उनको मना नहीं करती थी, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं फिर ट्राई करती थी। और जब मैं ट्राई करती थी और बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ट्राई करती थी तो आ जाता था। यूट्यूब से वीडियो देख लेती थी, नहीं तो खुद टेस्ट रन करती थी, एक दफ़ा ख़राब करती थी। टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता, उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपको, मतलब विद इन 5 डेज सबमिट करवाना है अपना काम मॉडल बना के। अपना बेस्ट देना पड़ता है ना अपना। अगर एक होता है कि आप ना अपना 50% दे रहे हो, एक होता है 100% दे रहे हो, एक होता है कि आपको इतना क्रेज़ है कि आप अपना 200-300% दे रहे हो। मैं वो करती थी फिर, क्योंकि एक चीज़ या तो जब आपको आती है ना, फिर ये आपकी उसमें होता है कि आपने उस काम को कितना बेस्ट करना है। लेकिन आपको एक चीज़ अभी नहीं आती, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। लेट्स सपोज मुझे काम मिला कि आपने जो है ना न्यूज़लेटर डिज़ाइन करना है, ठीक है, या आपने मेल मर्ज करना है। तो मैं तो नाम फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मेल मर्ज का। अब मेल मर्ज अब मैंने कैसे करना है, मुझे अगर तो आता होगा तो अलग बात है। अब एक चीज़ जब आपको नहीं आती और आपने करनी भी है, फिर आप क्या करोगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप क्विट करोगे, बैक ऑफ कर दोगे, आप क्लाइंट को बोलोगे मैं नहीं कर सकता,
तुम किसी और को देखो, विच इज़ एक्चुअली कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। क्योंकि जब आप एक काम नहीं कर सकते हो, आप हर बात पे कह रहे हो मैं नहीं कर सकता, या मुझे नहीं आ रहा, या मैं कैसे करूँ? या फिर आपके पास दूसरा वे ये होता है कि आप लर्न करते हो, आप करके देते हो, आप अपने आप को टफ टाइम देते हो, आपको 20 आवर्स आप लगे रहते हो उस चीज़ पे, टेस्टिंग में, वैलिडेशन में, और फिर वो या तो वो हो जाता है या तो नहीं होता। लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं क्विक लर्नर हूँ, तो मैं चीज़ें बड़ी जल्दी लर्न कर लेती थी, ठीक है? तो मैं स्टडी करती थी, उन पे टेस्ट रन करती थी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं बोलती होती हूँ, अभी भी अपनी टीम को बोलती हूँ, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, उसका पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम कैसे करो कि उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करो, ठीक है। कि उसका मॉड्यूल क्या है, वो कैसे काम करती है, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना ऐसे है कि मोस्टली उनके मॉड्यूल्स कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस कि आपने उसको चलाना कैसे है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो बहुत नीच बेस होती हैं, वो आपकी स्किल सेट 2 टाइप की होती है ना। एक होती है टीचेबल स्किल्स, जो आप कहीं से देख के सीख के लर्न कर लेते हो, ठीक है? और कुछ चीज़ें होती हैं उसके लिए वाक़ई आपको पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर आपने पाइथन पे काम करना है, या आपने कुछ बहुत प्योर टेक की तरफ जाना है, तो जब एआई की तरफ जाना है, डेटा साइंस की तरफ जाना है, तो आपका अगर वो बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको टाइम लगता है सीखने में। बट मोस्ट ऑफ द एडमिन हो गया, आपका ऑपरेशन साइड हो गई, आपकी जो इवन मार्केटिंग हो गई, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये आप सीख जाते हो। आप जब देखते हो किसी को करते हुए या खुद ट्राई करते हो, तो आप सीख जाते हो वो। मतलब आपका माइंडसेट थोड़ा विनिंग एटीट्यूड होना आपका हो, चाहिए। उसके बाद आप ये जो आपकी टीचेबल स्किल्स है, हुँ, मार्केटिंग, हुँ, कंटेंट राइटिंग हुँ, वगैरह आप करके आप हुँ, इजीली कर सकते हो। अच्छा, आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट में कौन सा था? यू स्टार्टेड विद द फाइवर या फिर हुँ। अपवर्क, या किससे स्टार्ट किया था? अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैंने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट बनाया था। उस टाइम अपवर्क नहीं था, ओडेस्क था, ठीक ठीक है? है। एलायंस था, ओडेस्क एलायंस का बाद में मर्जर हुआ, दे क्रिएट अपवर्क हो अपवर्क, गया। ठीक है? फाइवर पे भी मैंने अकाउंट बनाया, फ्रीलांसर पे भी बनाया, गुरु पे भी बनाया, पीपल पर आवर पे भी बनाया, जो 5-6 मेन उस टाइम के मेजर थे। लिंक्डइन पे उस टाइम मैंने बनाया। तो लेकिन ये है कि मेरा अपवर्क पे काम जो है ना, वो अच्छा स्टार्ट हो गया था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद मुझे फाइवर पे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी और प्लेटफ़ॉर्म की तरफ मूव ऑन करने की, क्योंकि मेरा काम ऑलरेडी वहाँ पे अपवर्क पे बड़ा अच्छा फुल टाइम चल गया था। हुँ। तो उसके बीच में बहुत हैसल हो जाती, क्योंकि आप एक प्लेटफ़ॉर्म मैनेज कर रहे हो, उसको लर्न कर रहे हो, फिर आपने दूसरा प्लेटफ़ॉर्म भी स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर मैं ज़्यादा अभी तक फ़ोकस्ड रही हूँ अपवर्क पे। उसके अलावा मैंने फाइवर पे काम नहीं किया, और फाइवर पे मुझे थोड़ा-सा स्टार्टिंग में इश्यू आया कि फाइवर मुझे ऐसा लगा कि फाइवर पे जो क्लाइंट्स हैं, वो उनकी एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इज़ क्वाइट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। अपवर्क पे उस टाइम बहुत प्रोफेशनल मार्केट थी, आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, आपकी गिग्स नहीं थी। अपवर्क पे जैसे गिग्स होती हैं ना, तो अपवर्क पे ये था कि आपको एक क्लाइंट अच्छा मिल गया तो फॉर ईयर्स चलता है। हुँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल आप फुल बुक्ड हो, ठीक है? और बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये कुछ फ़र्क था जिसकी वजह से मुझे फाइवर पे ये होता है कि लेट्स से आपने 8 आवर्स 10 आवर्स काम करना है, ठीक है? आपको 4-5 क्लाइंट ने रीच किया फाइवर पे, आपको कहा सैंपल दो, टेस्ट रन करो, पूरा दिन बात चली, आपने सैंपल भी किया, एट द एंड ऑफ द डे नो हायरिंग। फिर अगले दिन की यही प्रैक्टिस है। अपवर्क में ये चीज़ नहीं थी, आपको क्लाइंट ने रीच किया, आपने उसका जो भी टेस्ट रन है किया, दे हायर्ड यू, और नाउ यू नो कि आपकी डायरेक्शन क्या, आपने क्या करना है। तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर इट टू मोर फाइवर। डिपेंड्स ऑन द पीपल रेदर देन प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप हाँ। एक ट्राई रन कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो अगर लेट से मैंने हुँ, भी अगर किसी शबाना को हायर करना है, हुँ, तो मैं चेक करूंगा कि यार हुँ, जो मैंने काम दिया वो सही हुँ, कर हुँ, पा रही कि नहीं हुँ, कर पा रही। तो उस पर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। इस माय माय ओपिनियन ओवर देयर। हाँ, अच्छा, थोड़ा ये बताएं कि अब 2014 आप मतलब कंटेंट राइटिंग और हुँ, छोटी आप एडमिन की जॉब आप वगैरह हुँ, कर रही हैं, हुँ, तो उसके बाद फिर कुछ था माइंड में कि यार मैंने अब ये स्किल भी सीखना है, या फिर थोड़ा प्योर टेक्निकल की तरफ मूव करना है मैंने, या फिर बस ठीक है वो चल रही थी, थोड़ा थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं काम की? अच्छा नहीं, मैंने 2015 से ही करना स्टार्ट कर दिया था। तो इवन 2014 में मैंने काम स्टार्ट किया, तो 2015 में मुझे ये आइडिया हो गया था कि इस बिज़नेस मॉडल को आपको बहुत ज़रूरी है कि यू शुड हैव बैकअप्स। हम्म। आपको काम डेलीगेट करना है, आपको टीम अप करना है, ठीक है? 2015 में आइडिया हो गया था? 2015 मुझे 2014 में मैंने स्टार्ट किया, तो 2015 के एंड तक मैंने काम आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? आउटसोर्स कैसे करना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ठीक है? उसके साथ मे बी मैं ऑपरेशंस देख रही हूँ, तो उसने मुझे कहा शमाना मुझे ना कोई वेब डेवलपर चाहिए, ठीक है? तो तुमने प्रोजेक्ट मैनेज करना है और मुझे करवा के देना है, ठीक है? ठीक है। तुम डॉक्यूमेंट बनाओगी, तुम बंदा ढूँढोगी, अपवर्क से ढूँढोगी, इधर से ढूँढोगी। तो मैंने फिर मेरे लिए आसान था, मैंने फिर लिंक्डइन पे और अपवर्क पे इंटरव्यूज़ करके मैंने अपनी इंटरनेशनल टीम बिल्ड की। नेशनल भी की, इंटरनेशनल भी की। इंटरनेशनली आई गॉट सेल्सफोर्स डेवलपर इन इंडिया। फिर मैंने दूसरी कंट्रीज से मैजेंटो 2 के डेवलपर्स उठाए। मैंने पाकिस्तान से, और उसमें मेरा रोल ये होता था कि मैं ब्रिजिंग करती थी। आई गॉट प्रोजेक्ट नॉलेज, जो चीज़ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से मैंने ली,
और वो वहाँ से मैंने सेकंड पार्टी को जो मैंने आउटसोर्स की वहाँ पे आउटसोर्स हाउ कर दी। डिफिकल्ट इट वाज, क्योंकि पहले आपने कहा था कि मुझे फ्रीलांसिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुँ, था, मैं मतलब जो मुझे काम मिलता था हाँ, मैं उसको हिट एंड हुँ, ट्रायल 200% हुँ, देके मैं करती थी। हुँ, देखिए वो तो ऑपरेशन की हुँ, टीचेबल स्किल्स हो गए, लेकिन अब हुँ, बात करें वेब डेवलपमेंट की, ऐप हाँ, डेवलपमेंट की, हुँ, पीछे डिग्री चाहिए होती है, हुँ, आपको एक प्रॉपर कोर्स ट्रेनिंग चाहिए होती है हुँ, बनाने के लिए। हुँ, अब एक बंदा आपको कह रहा है कि यार उठा के आपने बंदा हायर करना है, हुँ, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं थे, आपको नहीं पता जी। था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ डिड यू कोप अप कि यार मैंने बंदा भी हायर करना है, जॉब भी वो एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेज करना है हुँ। और मैंने खुद भी रिक्वायरमेंट बनानी है? अच्छा, उसमें मैं खुद ये बिलीव करती हूँ जब तक आपके पास अपनी नॉलेज नहीं है ना, आप हुँ, कभी भी प्रोजेक्ट रन नहीं करते। आपने देखे होंगे कि इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी जो टीम होती है ना 15-20 लोगों की, उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है? क्योंकि उसने प्रोजेक्ट मैनेज करना है। उसकी अपनी नॉलेज इतनी होनी ज़रूरी है कि उसको पता हो कि हाउ फंक्शनैलिटी वर्क्स, एक एक्शन आइटम क्या होंगे, डिलीवरीज़ क्या होंगी और टीम को किस तरह से केपीआईज़ या जो हमारे ओकेआर्स होता है, उनको फ़ॉलो करवाना है, ठीक है? उसमें पहले मैं खुद प्रोजेक्ट नॉलेज लेती थी, मैं खुद देखती थी, ठीक है, क्लाइंट को ये चाहिए, लेट्स सपोज़ आधी डेवलपर तो मैं खुद बन गई प्रोजेक्ट करवा-करवा के। मैं और फिर एक टाइम आया कि मैं खुद सीआरएम कस्टमाइज़ कर लेती थी, काम करवा-करवा के, ठीक है? मैं ज़ेंडरसेल को अभी खुद कस्टमाइज़ कर लेती हूँ, मैं कीप को कर लेती हूँ और जितने मेजर सीआरएम्स हैं। तो ये काम करवा-करवा के क्योंकि उसके लिए मैं फिर देखती थी ना, पूरा अपना स्टडी करती थी, अपना हुँ। होमवर्क करती थी, एनालिसिस करती थी। ओके, क्लाइंट को डैशबोर्ड्स चाहिए, अच्छा क्लाइंट को डेटा इम्पोर्ट करवाना है, ये पाइपलाइन्स बनेंगी, ये सेल्स फनल उसको चाहिए। तो वो चीज़ें मैं खुद पहले सर्च करती थी, ठीक है? उसका पूरा सीआरएम का या जो भी काम मैंने करवाना होता था, उसको मैं खुद टेस्ट रन करती थी पहले। एक-एक फीचर उसका टेस्ट करती थी, हुँ। फंक्शनैलिटी टेस्ट करती थी। यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी, गूगल पे चेक करती थी, उसका अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाती थी। उससे ये होता है कि मुझे ये चीज़ बड़ी मेरे ज़हन में था कि मैं स्किल लर्न कर लूँगी, तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा बहुत टाइम लग रहा है, मुझे पेमेंट क्या मिलेगी या क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी स्किल डेवलप हो रही है। हुँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपने एक्सेल करना है ना, अगर आप हुँ, जॉब कर रहे हो हुँ, 9 टू 6 के अंदर आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। आपको हुँ, एक बार बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ता खुद को जलाना पड़ेगा, नई चीज़ सीखनी पड़ेंगी, आपके इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लाइन है। ऑफ वर्क हुँ, में क्या हो रहा है, वो सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कोई इंसान के बच्चे बन पाओगे, तब कह सकते हो कि डिज़र्व करोगे सक्सेस ना। टफ टाइम देना पड़ता है ना अपने आप को और तभी होता है आपको हर चीज़। मुझे तो नींद नहीं आती होती थी। मेरा कोई प्रोजेक्ट फँस गया है और नहीं हो रहा, कभी टीम नहीं, अगर टीम की कमिटमेंट्स नहीं है, सही नहीं है, बोल रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं हो रहा, बाद में बता रहे हैं बग आ गया है, ये मसला हो गया, अभी ये मसला हो गया। तो मुझे तो नींद नहीं आती थी। जब तक वो काम मेरा सही से हो नहीं जाएगा, डिलीवर नहीं हो जाएगा, तो उसके बीच में फिर ऑफ कोर्स मैं खुद भी सॉल्यूशन निकालती थी, साथ देखती थी कि किस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। फिर जो और अच्छा इसमें मैं ये करती थी कोशिश कि जो भी मैं रिसोर्स लेती थी, दे शुड बी एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड, ठीक है? अगर मेरे पास जो डेवलपर थे, मैजेंटो के डेवलपर्स थे, तो वो अभी पाकिस्तान के बेस्ट डेवलपर में से एक थे। सेम गोज़ फॉर जो मेरी इंडिया में सेल्सफोर्स के डेवलपर थे, वो सेल्सफोर्स पार्टनर थे उस टाइम। हुँ। तो बस यही हमारी कमिटमेंट होती थी, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दे रही हूँ, तो ये हमारी परसेंटेज होगी और तुमने मुझे काम करके अच्छा, देना है। इन तमाम के दौरान आपकी फैमिली बड़ी सफ़र हो रही है, क्योंकि यू मेंशन कि आपके मेरे ख्याल हुँ, से एक बेटा जी, 1 साल का जी, उस टाइम पे था, तो हाँ जी। उसके साथ ये चीज़ें करना, क्योंकि बच्चे तो बड़ा तंग करते होते हैं, हुँ, घर को भी देखना है। हुँ, अब एक तो अपना आप काम कर रही हो, हुँ, एडिशनल हुँ, आपने चीज़ें पकड़ी हुँ, जिसमें हुँ, बड़ी पेन होती है, पेन यार वो होती है। काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ हुँ, तक पहुँची बातें। हुँ, तो वो कैसे मैनेज किया आपने हुँ। सब कुछ? हुँ, अच्छा, उसमें मैं आपको बता रही थी ना कि इंटरनेशनल टीम तो मैंने बनाई, उसके अलावा मैंने पाकिस्तान में भी बिल्ड करनी शुरू कर दी टीम। कैसे शुरू की कि जैसे मेरे फैमिली को पता चलना स्टार्ट हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उसमें मेरे कज़िन्स थे, वो लोग इंटरेस्टेड थे कि हमें भी सिखाएँ शबाना बाजी, ठीक है? उनको मैंने करना स्टार्ट किया, मैं उनको बोलती थी, "आ जाओ घर।" तो वो बच्चे आ जाते थे। उनको मैं, "ठीक है, आज ये प्रोजेक्ट आया हुआ है 8 आवर्स का, ये आज तुमने बैठ के करना है। तुमने ये 1 मंथ करना है, कितना टाइम करना है।" सेम गोज़ फॉर फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे जो नेबर्स थे, जो बिल्कुल घर के सामने लोग हुँ, रहते हुँ। थे, तो उन सबको पता था मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, घर से बैठ के कर रही हूँ और इम्प्रूवमेंट लोगों को नज़र आती है जब प्रोग्रेस हो रही होती है। तो वो लोग आ जाते थे, तो मेरी सामने नेबर्स की जितनी बच्चियाँ थी, सामने घर में, फिर उसके साथ घर में, तो वो सारे लोग जो है ना मतलब उनके साथ मैंने फ्रीलांसिंग वाली बाजी मशहूर हो गई थी मोहल्ले के अंदर ना, ये जी। शबाना के पास जाओ, ये सिखाएगी हुँ, आपको। तो अच्छा, उस वहाँ से जर्नी, क्योंकि मैं प्रोफाइल आपकी रीड कर रहा हुँ, था, हुँ। $1 मिलियन अर्न करना जी, अपवर्क से, जो कि जी, अच्छे खासा हेफ्टी जी। अमाउंट है। तो वहाँ से स्टार्ट करते-करते हुँ। आपने इमेजिन किया था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तो बस ये हुआ सारा फ़ोकस किया काम पे, बस काम किया। काम करते रहे साथ-साथ। एक यही फ़ोकस था कि जैसे हम पहले एक टॉपिक बीच में बात कर रहे थे कि किस तरह से मुझे लगा कि ठीक है टीम बनानी है हुँ, या हुँ। स्केल अप कैसे करना हुँ, है, हुँ। क्यों करना है। ये जो इंडस्ट्री है इसमें ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल इन द सेंस कि आपके पास कभी काम ज़्यादा है, कभी कम है,
कभी आपको लग रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट चलेगा फॉर ईयर्स, वो पता चलता है अगले दिन बंद हो जाता है। आप बहुत काम कर रहे हो, आपको कोई जानवर इश्यूज आ गए हैं, आपकी फैमिली में कोई मसला आ गया, जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो बीमार हो जाता था कोई, तो बेटी मेरी बहुत अटेंशन सीकर किस्म की बच्ची है, तो वो कहती थी मेरे साथ बैठी रहें, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं एक दिन ऑफ लिया, दूसरे दिन ऑफ लिया, तो जिन लोगों ने फॉर्चून या फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम किया है वो चीज़ एग्री करेंगे कि वो लोग एक दफ़ा देखते हैं आपको, लेट्स सपोज आपने सडनली लीव ले ली, बोलेंगे ओके ठीक है, लेकिन वो आपको कहेंगे कि भाई आपने इतनी देर की लीव लिया, आके हमारा काम आज होना चाहिए। लेट्स सपोज आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल गए हुए, तो आपको कहेंगे ठीक है ओके गेट वेल सून, बट प्लीज़ व्हेनेवर यू विल बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल प्लीज़ दिस इज टॉप प्रायोरिटी, ये आपने करनी है, ठीक है। उन्हें अपना काम चाहिए। आप एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लोगे, वो अपने दिमाग में रख लेंगे, दूसरी दफ़ा लोगे, तीसरी दफ़ा वो आपका बैकअप बना लेंगे, और चौथी दफ़ा वो कहेंगे ओके थैंक यू सो वेरी मच, वी आर गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन। और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलता है कि नहीं, आपको काम डेलीगेट करने पड़ेंगे, आपको अपने बैकअप्स बनाने पड़ते हैं कि अगर कोई मसला होता है तो वो काम चलता रहे, और आपको फिर क्लाइंट्स को कन्वे करना पड़ता है कि ये आपके फ़ायदे में है, ठीक है, कि आपका काम नहीं रुकेगा। आपका मेन मकसद जो है वो है आपको काम मिले और क्वालिटी और अच्छे से हो के मिले। तो उसके लिए ऑफ कोर्स उनके लिए भी बड़ा मसला है कि अगर उनकी डिपेंडेंसी है और एक बंदा बिल्कुल गायब हो गया 2 दिन 3 दिन के लिए, जो कि चलता रहता है अक्सर, तो इससे जो है ना मैंने बैकअप्स बनाने शुरू किए और डेलीगेट काम करना स्टार्ट किया। इससे पहले आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपने हाँ। जो आपने अपनी डिग्री की वो भी आपने वर्चुअल किया हाँ, आपने, हाँ। और उसके साथ क्योंकि वहाँ सोसाइटीज कल्चर आपको काफ़ी ट्रेन कर देते होते हैं, आपने ऑल ऑफ सडन आपने कहा फ्रीलांसिंग करनी है, वहाँ पे आ गई। अब वहाँ पे जाके टीम मैनेज करना, क्योंकि जो है ना, मतलब मैं भी दफ्तर में टीम मैनेज करता हूँ, जो मैं स्टोरियाँ सुनने को मिलती होती हैं, और फिर आप एक प्रेशर लटका हुआ है, गोरों का लटका हुआ है, गोरे तो फिर आपको कोई स्पेस देते नहीं है। तो वो किस तरह से था, किस तरह से वो लर्न करना, खुद से सॉफ्ट स्किल लीडरशिप कैसे डेवलप किया ऐसा ऐसा? मुश्किल होता है डेली, जो है ना आपको प्रेशर, आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उनको बता रही थी कि बिजनेस इज नॉट फॉर फेंट ऑफ हार्ट्स, ठीक है। डेली आपको लगता है आप गए, ठीक है, स्पेशली फ्रीलांसिंग की तरह के बिजनेस में, कि आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, आपने डेडलाइन नहीं मीट की तो हो गया, आपको पैसे भी पे करने हैं, चीज़ें भी करनी है। और टीम की जब हम बात कर रहे थे, तो टीम तो आपको डेली तारे दिखाती है, मंथली दिखाती है, ठीक है, क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं कि अभी तक बाज़ दफ़ा मैं लर्न कर रही होती हूँ चीज़ें। मैं अभी तक जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ या कहाँ पर मैं चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये तो मैं हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई चीज़ सीखती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इतने लोगों को। जैसे हम लोग बैक इन 2020 या 19 इवन 14 के बाद से हम लोग 100% के लिहाज से ग्रोथ करते थे। हर ईयर पे हमारी क्लोजिंग 100% ज़्यादा होती थी, 100%, जो कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप 100% हर साल ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन 2021 में हम इतना ग्रो कर गए कि हमारी टीम्स, हमारा बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट हमने पूरा रख लिया और ज़्यादा लोग आ गए, हमारी टीम 100+ क्रॉस कर गई और सब कुछ, हमारे पास पैसा भी आने लग गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी क्वालिटी डाउन होनी शुरू हो गई। काम भी आ रहा है, ढेर काम आ रहा है, क्लाइंट्स के ढेर लग गए, वो पहले भी थे, लेकिन उसको हमने और अग्रेसिव की तरफ लेकर गए। क्लाइंट्स हमारे ज़्यादा हो गए, क्लाइंट्स ज़्यादा हुए, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हुए, फिर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, कुछ लोग प्रॉपर प्लेस करवाए गए कि जी हायरिंग हो रही है, तो पता चला कि बहुत से लोग प्लेसिंग करवाई गई थी। प्लेसिंग हमारी टर्म में जो यूज़ होती है बिजनेस में लैंग्वेज, वो ये होता है कि कुछ लोग सिर्फ प्लेस होके आते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप, उनका काम होता है कि 1 महीना उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, 2-3 महीने लगाने, और एट द एंड ऑफ द डे उनकी पहले से प्लानिंग होती है कि उन्होंने किस तरह से काम करना है। लेकिन पे रोल में तो वो आ गए आपके, और आपको तो रिटेंशन भी उनकी नहीं हुई। नहीं, प्लेसिंग में कौन आपको वो कहता है कि इनको रखें पार्ट? वो फिर डिफरेंट एक्टर्स होता है ना, डिफरेंट एक्टर्स इन द सेंस बिजनेस के भी लोग होता है, या फिर आपके कंपेटिटर्स भी होते हैं, आपके इन हाउस जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी प्लानिंग्स होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं जिनको हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स भी होती रहती है। नहीं, मैं ये पॉइंट गेट नहीं किया। लेट्स से मैंने कोई काम पकड़ा है, अपवर्क से मैंने पकड़ा है एक, ठीक है, प्रोजेक्ट है, और मैंने यहाँ पे 5-10 अपनी टीम रख ली, ठीक है, जो काम करके देगी। तो उन 5-10 के अंदर मतलब कोई प्लेसिंग आगे कर रहे हैं, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इन हाउस एंड बाहर के लोग भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इंडस्ट्री ऐसी है, अभी तक हम इस बात से सफ़र करते हैं कि आपके पास जो आता है ना काम करने, ठीक है, वो जब 1 साल काम करेगा, पहले तो 1 साल उसको लगेगा ट्रेन होने में, इतना टाइम तो लग जाता है, क्योंकि उनके पास वो वाली नहीं होते, स्किल सेट नहीं होता, पता नहीं होता कैसे काम करना है। जब वो सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप बना लिया, अभी जिस तरह अभी 10 साल हो गए हमें अगर कंपनी रन करते हुए, तो अभी तक कितने ग्रुप्स आप खुद सोच रहे होंगे, ठीक है, जो यहाँ से गए होंगे
उसके जाने के बाद कनेक्शन विद इन दैट कंपनी स्टिल, क्योंकि फ़ायदा क्या होता है, मार्केट से बंदा उठाएंगे तो वो ट्रेन करना पड़ेगा, तो वाई नॉट इसी कंपनी का बंदा उठाएं, ठीक है, इसी कंपनी के प्रोजेक्ट्स उठाएं, ठीक है। तो इस तरह से वो इतनी चीज़ें हमारी मिस हो गई कि हम लोगों को स्केल डाउन करना पड़ा। और मैंने तकरीबन 2 साल तकरीबन रिटेंशन पॉलिसी चलाई। रिटेंशन पॉलिसी में मैंने क्या कहा था, हम ना ग्रोथ करेंगे, ना हम अग्रेसिव जाएंगे, ना हम डिफेंसिव जाएंगे, हम सिर्फ रिटेंशन पे जाएंगे। और मैं अभी तक उस रिटेंशन पॉलिसी में मेरा ये था कि वी शुड बी 60 to 70 पीपल, इससे ऊपर मैंने हायरिंग नहीं करनी, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत थे, प्रोजेक्ट अभी भी हमारी टीम फुल बुक जो हो जाती है, प्रोजेक्ट लाना हमारे लिए मसला नहीं होता, प्रोजेक्ट हमारे पास अभी भी आते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ रिटेंशन पे जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं, आपकी टीम ज़्यादा हुई, आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा हुए, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई, आपके ऑपरेशन के बहुत बोटलनेक्स बन जाते हैं आपके। अच्छा, बेसिकली ये हो रहा है कि 4-5 जो ग्रुप बन चुका है वो आपके साथ भी काम करेंगी और भी काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप चाह रहे हो कि जो बंदे मेरे साथ अलाइंड है, जुड़े हुए, मेरे ही काम करें, वो क्वालिटी आप मेंटेन करना चाहती हैं। क्वालिटी आप ज़्यादा पे जाओगे तो वो चेक एंड बैलेंस, या फिर वो बंदे इधर भी शबाना के साथ भी कर रहे हैं, सोहेब के साथ भी कर रहे हैं, किसी के साथ और वो के फिर साथ, क्विक फिक्सेस पे चले जाता है ना, क्विक मनी पे। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपको रिकग्निशन मिली कि आपने $1 मिलियन परसे कर लिया, तो वो कैसा था आपके लिए, मतलब आपकी फैमिली के लिए? क्योंकि आपने 2014 जब स्टार्ट करी थी, आप मेरे ख्याल $4-5 की जॉब करती होंगी उस टाइम के ऊपर, और अचानक से $1 मिलियन, कितने अरसे में चीज़ें अचीव की आपने? अच्छा, 2014 में तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत से लोग बोलते थे क्या लैपटॉप पे हर टाइम बैठी रहती है, पता नहीं मतलब क्या मूवीज़ देख रही होती है, वीडियोज़ देख रही होती है, या पेमेंट आएगी नहीं आएगी, जो कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि शायद नहीं आएगी। तो फिर ऑफ कोर्स इस तरह जब काम करना स्टार्ट किया, अचीवमेंट बहुत सी करनी शुरू की, टॉप रेटेड बैच मिला, टॉप रेटेड प्लस बैच मिला, फिर एजेंसी अच्छी काम करने स्टार्ट की। फिर जब हम लोगों को ऑफर्स आनी शुरू हुई हमारे एंटरप्राइज क्लाइंट्स की, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट हमने किया, प्रॉक्टर एंड गैमल का प्रोजेक्ट हमने 4 साल किया, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट विन। मैं अगर अभी जितनी अपनी विन्स हैं एजेंसी की उसमें देखूँ तो उस जॉब के लिए कम से कम भी 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉक्टर एंड गैमल की ऐसी जॉब जहाँ पे आपकी 50 से 100 सीट्स लग सकती हैं, और वो 4 ईयर्स की, वो कितना बड़ा स्कोप होगा। तो उस पर जब मैंने बिड किया, या मैंने जो प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस करके मैंने उनको पहले से सोल्यूशन प्रॉपर बना के दिया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं काम करूँगी, मैंने उनको सोल्यूशन और पूरा टेस्ट रन बना के दिया, एक्स्ट्रा पूरा टाइम लगा के उनको मैंने कहा कि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, मैं तुम्हें ऐसे करके दूंगी और ये सैम्पल है, ये देख लो। और जब उन लोगों ने हमें हायर किया तो उस दिन ये हमारे हालात थे। उस दिन तब मैं ओमान में थी, तो हालात ये थे कि मेरे उस टाइम 2 ऑफिसेस थे, बिल्कुल GHQ में के सामने सदर में, कोहिस्तान टावर में। तो हमारे पास जो इंटरनल टीम थी उसके अलावा हमने एक्सटर्नल हायरिंग किया था 50 बंदा, और लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, लोग फ्लोर्स पे बैठे हुए हैं, लोग कुशन रख के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने बंदा मतलब इकट्ठा कर लिया ह्यूमन रिसोर्स। और 50 के फ़ौरन बाद उन्होंने प्रोजेक्ट का स्कोप 50% और कर दिया, मतलब ये कि हमें और बंदा चाहिए अभी। कम टाइम में आपने हायरिंग की और स्कोप भी बढ़ गया आपका। हाँ बिल्कुल ऐसे, ऑफ कोर्स। और पर्सन क्या था, लोग आ रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, और उसी टाइम हम उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और ऑन बोर्ड बस करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उनको सिखा रहे हैं काम ऐसे करना है, ये डिलीवरीज हैं, ऐसा करना है, और इट वेंट फाइन। इसीलिए तो हम लोग के साथ 4 साल काम किया। उसके बाद तो वी वर पार्ट ऑफ डिफरेंट टैलेंट क्लाउड्स। अभी भी हम लोग तकरीबन 15 टैलेंट क्लाउड्स में हैं। व्हाट इज टैलेंट क्लाउड? ये होता है कि जो फॉर्चून क्लाइंट्स हैं वो जब सेलेक्ट करते हैं ना किसी भी प्रोवाइडर को, आपको वो अपने टैलेंट क्लाउड में ऐड कर देते हैं। अब जब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है तो आपको ही आएगा। ये एजेंसी ऐड होती है, फिर इंडिविजुअल भी ऐड हो सकता है? इंडिविजुअल भी, एजेंसी भी, ठीक है। जैसे हम लोगों को फिर हम लोग ऐड हुए, हमने जब प्रॉक्टर एंड गैमल किया, हम जॉनसन एंड जॉनसन में ऐड हुए। प्रोसीजर क्या है, मतलब आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट होता है, ये थ्रू अपवर्क ही होता है, क्योंकि अपवर्क का जो सर्कल है ना, अपवर्क की जो मॉडल है, एक मॉडल है फॉर जो नॉर्मल फ्रीलांसर होता है, एक उनका मॉडल है जो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में उसका एक्सेस सिर्फ मिलता है स्पेसिफिक एजेंसीज को और स्पेसिफिक फ्रीलांसर्स को, जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और वो एक टैलेंट क्लाउड बनता है, उस टैलेंट क्लाउड में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अपवर्क का टैलेंट क्लाउड है जॉनसन एंड जॉनसन के लिए, जो जॉब पोस्ट होगी उसमें वो 5-6 जो लोग ऐड हैं, फ्रीलांसर या एजेंसीज, वो काम उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक आपने टैलेंट क्लाउड बना दिया, अपवर्क ने बना दिया, उसमें सारे स्पेसिफिक टू द कंपनी भी होंगे या फिर सारे जेनेरिक उसके अंदर होंगे? नहीं, जेनेरिक नहीं होते उसमें स्पेसिफिकली टारगेटेड लोग होते हैं जो हायर हुए हैं उनके प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जो जिन्होंने पहले काम किया है, जिनका प्रोफाइल अच्छी है, वो लोग जाएंगे। मतलब अगर जॉनसन ने कोई अपना प्रोजेक्ट या फिर कोई जॉब वहाँ पे पोस्ट करनी है तो उनके पास ही जाएगा, वो उनके पास ही जाएगा। वो ऑलरेडी वेटेड लोग होता है, ठीक है। वो अपवर्क वालों ने ऑलरेडी स्क्रीनिंग करके, इंटरव्यूज चलते हैं पूरे, और कितने टेस्ट चलते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन करके उस ग्रुप में लोगों को लेके जाते हैं। तो उसके बाद हम इंडीड, एयरबीएनबी,
UCLA जो है, 2 सिग्मा और बहुत से बड़े नाम हैं। नेस्ले का हमने प्रोजेक्ट किया बड़े टाइम, सैमसंग का प्रोजेक्ट किया। मतलब मेनली जो पैसा और काम वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हम सुनते हैं आप जो फ्री लॉन्चिंग करनी है आपने नॉर्मल वो नॉर्मल छोटी जॉब्स है 10 20 हाँ। $30 की, लेकिन जो अगर जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, आपने डायरेक्टली काम करना है फॉर्च्यून 500 के साथ, तब जाके आपको जो आप टैलेंट क्लाउड का बता रही है वहाँ पे हाँ। जाके आपने प्रोफाइल को इतना अपलिफ्ट करना है और Uplift काम करना है। करना है वो चीज़ें होंगी। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी आए कि जो कि उनकी नए थे, मतलब उनकी प्रोफाइल की कोई रेटिंग नहीं थी क्लाइंट की, और बिल्कुल नए थे, और दे वेंट फॉर ईयर्स, क्योंकि उनके पास स्कोप था, उन्हें काम चाहिए था, ठीक है, और वो फॉर ईयर्स हमारे साथ चले और हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्लाइंट का एनालिसिस या स्टडी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्चून 100 क्लाइंट से ही बहुत अच्छा काम मिले, आपको नई क्लाइंट के साथ भी बहुत अच्छा काम मिल सकता है जो ईयर्स चलता है। ऐसे है। अच्छा, साथ में ये मैं थोड़ा मुझे गाइड करें, आपने अगर किसी एक नए बंदे ने जो चाहता है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर 2023 के अंदर, तो वो प्रोफाइल या अपनी गिग जो होती है वो किस तरह से बनाए, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, उसकी रेटिंग बढ़ जाए, लिस्टिंग ऊपर हो जाए, वो किस तरह से, कोई टिप्स वगैरह कोई अगर आप दें? अच्छा, सबसे पहले तो अगर प्रोफाइल बनाता है ना, अपवर्क की कोई भी बनाता है, तो मेक श्योर कि उसको बहुत ज़्यादा कंप्लीट रखें। कंप्लीट इन द सेंस कि उसके जो जो फीचर्स हैं ना, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो है, आपकी जॉब हिस्ट्री है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। जैसे कि मैं कुछ लास्ट टाइम स्क्रीनिंग कर रही थी प्रोफाइल पिक्चर्स की, ज़्यादातर लोगों ने अपनी शादियों की पिक्चर लगाई होती है वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप टाइम नहीं दे रहे हो, एक चीज़ को प्रोफेशनली नहीं लेके चल रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मेरी हायरिंग नहीं हो रही है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर इम्पैक्ट होता है कि इट शुड बी प्रोफेशनल पिक्चर। देन आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन कि भाई आप क्या सर्विस दे सकते हो, वाई दे शुड हायर यू, आप क्या ऐसा डिफरेंट करोगे जो और फ्रीलांसर्स नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपकी कीवर्ड्स की सिलेक्शन, आपकी अदर स्किल सेट जो होता है आपका, ठीक है, वो आप वहाँ कीवर्ड्स पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड कीवर्ड्स बहुत कैसे इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? वो एक जेनेरिक बनाना है या फिर आपने एक किसी नीश के मुताबिक बनाना है? फॉर एग्जांपल जॉनसन जॉनसन ये इस तरह की, मुझे पता है जॉनसन जॉनसन ये काम आप एडवर्टाइज कर रही होती है, लेट्स से उस पर मुझे डाटा एनालिटिक्स की जॉब है वहाँ पे, ठीक है, मैं अपने आप को डाल लूँ, मैं टैबलू भी आता है, वो भी आता है, तो सॉर्ट ऑफ उस तरह की बनाऊँ या फिर कोई जेनेरिक करके बना दूँ, मुझे नहीं बाकी चीज़ें भी आती हैं, मैं अच्छी टीम भी मैनेज कर लेता हूँ, किस तरह जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली आप टारगेट किस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप एडमिन ऑपरेशन को टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर ठीक है, फिर आप डाल सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ें भी, जो जो आपको आता है वो उनके लिए अच्छा है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कर रहे हो, आप अपने एडमिन असिस्टेंट के तौर पे करना है, फिर तो आप जो चीज़ें ऐड करोगे उनके लिए अच्छा है कि ठीक है, हमें मल्टीटास्कर मिल गया, तो हम इसको जो काम देंगे ये कर देगा। लेकिन जब आपने टारगेट करना है ना, तो टारगेट के लिए सबसे पहले तो आपको जॉब एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं उसको टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना, और आपने वही वर्ड यूज़ करना है जो एक्चुअली एट द एंड गोल है। ठीक है। एंड गोल क्या है कि इफ़ दे आर लुकिंग फॉर, लेट्स से एक प्रोजेक्ट हमने किया, हमने डेटा मॉडरेशन करनी थी, ठीक है। अब डेटा मॉडरेशन करनी है, अब उसको मैं कहूँगी, मुझे पता है डेटा मॉडरेशन करने के लिए आपको एक्सेल की एडवांस स्किल आनी चाहिए, आपको वीलुकअप आना चाहिए, आपको डैशबोर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप डेटा का कंपैरिजन कर सकते हो, क्लीनिंग करो, वैलिडेशन करो। अब मैं उसको अगर बोलूँगी इसके साथ-साथ कि मुझे कंटेंट मॉडरेशन करनी है, और मैं कहूँगी कि मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे वर्डप्रेस भी आती है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आप टारगेट पे ही नहीं हो, आप समझ ही नहीं रहे हो क्लाइंट को क्या चाहिए। रादर देन आप डायरेक्ट उसको बताओ कि यू आर लुकिंग फॉर कंटेंट मॉडरेशन के ये टूल हैं जो मुझे यूज़ करने आते हैं, ये इस तरह से मैं कंटेंट को ऐसे वैलिडेट करूँगा, वैलिडेशन के लिए जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी है वो मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगी, और मुझे पता है कि इसके लिए जो जो स्किल सेट चाहिए होता है वो करके इवन मैं टेस्ट रन करके दिखा दूँगी। टेस्ट रन में इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको काम पहले दिखाना पड़ता है, ठीक है। आपकी सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर सिमिलर प्रोजेक्ट नहीं भी किया हुआ तो आपको कितना टाइम लगेगा, आप स्प्रेडशीट लो, एक गूगल स्प्रेडशीट लो, ठीक है, उस पर एक डैशबोर्ड बना दो, कंटेंट का एनालिसिस कर दो, चाहे किसी और कंटेंट का डेटा का, लेकिन क्लाइंट को ये आइडिया हो जाएगा कि इसको आइडिया है, इसको पता है। उन्हें फ्लेवर दो कि तुमने काम किया हुआ है पहले, थोड़ा बहुत कोई डमी डाटा लेके उन्हें डमी कुछ डेटा उन्हें लेके, बता दो, हाँ, उन्हें कुछ करा। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि आपने स्पेसिफिक नीश पे रखनी है कि अगर हाँ। मेरी एक्सपर्टीज एक्सेल के अंदर है तो मैं खुद को एक्सेल के अंदर ही रखूँ, मैं बाकी मैं चीज़ें ऐड ना करूँ, टैबलू हाँ। एसक्यूएल ऐड ना करूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट्स से प्रोफाइल बिल्ड हो गई, अगला काम आता है कि प्रपोजल लिखना होता है जॉब के लिए, तो वो एक काफ़ी लोग मार खा रहे होते हैं या वो लिख लिख के थक चुके होते हैं, उनको कोई वहाँ रिस्पॉन्ड ही नहीं आता, तो वो कहाँ पे मेजर गलती कर रहे होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट एनालिसिस नहीं करते, अपना होमवर्क नहीं करते, ठीक है। प्रपोजल राइट करना तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो आप जिस क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहे हो, आपने उसको रीड भी किया कि नहीं किया, उसकी आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी है नहीं देखी,
आपने इतना टाइम लगाया कि आपने उसकी वेबसाइट, उसकी लिंक्डइन, उसकी एंगेजमेंट्स देखी हैं, आपने देखा है कि वो कंपनी आजकल क्या कर रही है, उनकी मेन प्रायोरिटीज़ क्या है, उनके गोल्स क्या है, वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा और आपने कॉपी पेस्ट करके प्रपोजल सबमिट कर दिया है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, मैंने आज तक कभी, जब मैं अभी तो नहीं इतनी बिडिंग करती हूँ, अभी टीम करती है मेरी, तो जब मैं खुद करती थी तो मैंने कभी भी 2-3 लाइनर से ऊपर नहीं लिखा। 3 लाइनर में मैं क्या करती थी कि मैं जस्ट बहुत, अभी मैं देखती हूँ, लास्ट टाइम मैं देख रही थी, ऑडिट कर रही थी बिडिंग का अपने डिपार्टमेंट की, तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने ग्रीटिंग्स में ही 2-3 लाइन्स वेस्ट की हुई थी। अच्छा, अब जो आपने क्या देखना होता है, ये चीज़ हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बोलते हैं, आपने देखना होता है कि यूज़र एंड यूज़र का एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर क्या है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने बिड कर दी, अब क्लाइंट के एंड पे आपकी 1 और 2 लाइनर शो होंगी जब तक वो उसको क्लिक करके आपकी प्रोफाइल डिटेल में नहीं देखेगा। अब आपने फर्स्ट 2 लाइन्स में आपने इतनी लंबी चौड़ी ग्रीटिंग्स लिख दी हैं, हाँ, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ना, कि वो देखेगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग करेगा, उसके पास 50 से 100 लोग वहाँ पे होंगे, एक लिस्ट में आ रहे होंगे, अब उसमें से उसने जाना है कि मैंने किसको हायर करना है। तो ये आपकी 2 लाइन्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं पता होती लोगों को। ठीक है, सेम गोज़ फॉर जब आप प्रपोजल से पहले आपने क्लाइंट को रीड नहीं किया। ठीक है, आपने देखा नहीं कि वो क्लाइंट किस तरह के लोगों को हायर करता रहा है, किस रेट पे हायर करता रहा है। ठीक है, अब कभी ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उनकी हिस्ट्री आपने देखी नहीं, दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी फ्रीलांसर। ठीक है, वो ज़्यादा पैसे पे करने के लिए भी रेडी हैं, $15, $20, $30, और आप उसको बिड कर रहे हो $3 पर आवर की, वो क्यों हायर करेगा आपको? ठीक है, वो उसको पहले से ही लग जाएगा कि भाई ये जो है ना, मेरे उसमें नहीं आ रहा, मेरी जो पाइपलाइन है वो पहले से आपको रिजेक्ट करेगा। सेम गोज़ फॉर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, आपको सेट ट्रेंड नज़र आ रहा है कि वो, अगर आप एडमिन, ऑपरेशन या डेवलपर भी हो, तो आप उसका एक रेट चल रहा होता है ना क्लाइंट का, जो उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है। आपने अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस नहीं किया और आप उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में भी अगर बिड कर रहे हो, वो भी काम नहीं करेगा जब तक आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत आपकी प्रोफाइल उसको अच्छी नहीं लग जाए। स्टिल इतना कंपटीशन है, वो उस लिहाज से देखेंगे। अच्छा, इसमें आपने पैसों की बात की। हाँ। लेट्स से एक नया बिगनर इंटर होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, थोड़े बहुत लेट्स से सुहेब ने 4-5 दफ़ा मैंने एक्सेल के काम कर लिए, मुझे एक्सेल मुझे आती है, एक्सेल की बार बार बात कर रहा हूँ। अब एक नई जॉब आई है, ठीक है, वहाँ पे $40 की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार जॉब सिक्योर मैंने करनी है, अब वहाँ पे मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे पैसे $35 अपनी आसिंग कर दूँ या 45 का हूँ, क्योंकि मेरा काम है क्वालिटी में देता होता हूँ, शायद प्रोफाइल मुझे इतनी सेंस ही नहीं है, प्रोफाइल इतनी अच्छी बनानी चाहिए, या मुझे वो चीज़ पता ही नहीं है, वो मेरे लिए अननोन चीज़ें हैं। तो मैं अपनी अप्रोच या 35 की आसिन रखूँ या 45 कर दूँ, क्या अच्छा बेहतर क्या रहता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है ना कि आपने फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम लेना है, हाफ टाइम लेना है, या एज नीडेड बेसिस पे लेना है। सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करें ना। ठीक है। अगर तो आपने फुल टाइम लेना है, तो फुल टाइम के लिए आप लाइबिलिटीज लो रेट्स की नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिर आपने साल 1.5 साल तो कहीं नहीं गया। ठीक है। तो आप फॉर द टाइम बीइंग, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग करते हैं, फिलीपींस के लोग ये बहुत करते हैं कि दे आर स्टिल वर्किंग। डू यू बिलीव इन, फिलीपींस वाले अभी तक कुछ उनके पुराने क्लाइंट हैं 4-5 साल पुराने, जिनके साथ काम करें, $1.50 पे पर आवर पे। मतलब अभी तक इतने सालों बाद भी, जहाँ पे अभी मिनिमम रेट तो अपवर्क का $3 पर आवर है मिनिमम, उससे नीचे आप नहीं कर सकते हो, क्लाइंट हायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर जब जैसे आपने स्टार्ट किए, तो आपको क्योंकि कुछ वहाँ पर दिखाना है क्लाइंट को, क्लाइंट क्या देखेंगे, आपके कितने आवर्स वर्क हुए हैं, वहाँ पे आ जाता है आपके डैशबोर्ड में। 100 आवर्स काम किया आपने, 200 आवर्स काम किया, आपका JSS बनता है। JSS आपका कैसे बनता है कि आपने जब काम किया है मिनिमम, आपने JSS होता है, स्कोर होता है, जॉब सक्सेस स्कोर होता है। हाँ, स्कोर होता है, वो आपका बनता है कि आपने कितने आवर्स काम किए हैं, आपका फीडबैक कैसा रहा है। आपका फीडबैक अगर 5 में से 5 आया है, या इवन 5 में से 4 आया है, तो ये इतना, इनका एल्गोरिथम इतना सख्त है कि हम एज एजेंसी भी जब काम कर रहे होते हैं फ्रीलांसर, हम लोग 10 जॉब्स अच्छी करते हैं तो हमारा हार्डली 1% भी बड़ी मुश्किल से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका एक काम, छोटा सा क्लाइंट, चाहे $10, $20, $30 का एज नीडेड बेस का, आपको रिव्यू 5 में से 4.5 भी दे रहा है, विच इज एक्चुअली 4.5 अच्छा कंसिडर होता है, बट स्टिल ये आपको 4-5% डाउन कर देगा। आपकी रेटिंग आपको डाउन कर देगा। आपका जैसे लेट्स सपोज वहाँ लिखा आ रहा होता है ना 100%, 95%, 90%। अब 90% से ऊपर आपका कोई बैच नहीं है, 90% से ऊपर आपका बैच है, इससे नीचे आपका बैच चला जाता है, और आपका बैच चला गया तो वो इट कैन टेक यू ईयर्स, 6 महीने 8 महीने आपको लग जाते हैं कि दोबारा से आपका बैच आए। और वो बैच मार्केट में बहुत काउंट करता है आपको अच्छी जॉब्स मिलने के लिए। इवन आप अगर 90% से नीचे चले गए, 84-6 पे फॉल कर रहे हो, तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको वो हायर नहीं करते क्लाइंट, उनको लगता है कि इसका क्वालिटी खराब है इसकी। अच्छा, एक और बात सुनने में आई थी, मेरे ख्याल लास्ट मंथ आई वाज इन डिस्कशन विद माय फ्रेंड, वो मुझे बता रहा था कि
टाइम कल्चर, टाइम का बड़ा वो होता है, हम्म। गेम होती है। लेट्स से कि अमेरिका में वहाँ पे आपकी सुबह होती है, यहाँ पे रात हो रही होती है, हम्म। तो वो जैसे जॉब पोस्ट करते जाके प्रपोजल डाल दो, तो उसके आपके चांसेस बढ़ जाते होते हैं। क्या ये बिल्कुल वाकई ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं खुद कितने सालों से मैं ईस्टर्न टाइम फॉलो करती हूँ और पैसिफिक टाइम फॉलो करती हूँ। मैं पाकिस्तान टाइम में काम नहीं करती, ठीक है। तो मेरा सुबह ये होता है कि 8 AM तक मैं काम करती हूँ, ठीक है। या और वो बेस्ट टाइम होता है, और इस तरह से बेस्ट टाइम होता है कि आपने जॉब पे बिड किया, क्योंकि उस टाइम बहुत से लोग, क्योंकि कंपटीशन उस टाइम थोड़ा सा कम भी हुआ होता है कि बहुत से फिलीपींस और पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज वाले लोग उस टाइम अवेलेबल नहीं होते। कोशिश करते हैं, कुछ हैं जो ईस्टर्न टाइम को फॉलो करते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू डे टाइम के। और उसमें क्योंकि ईस्टर्न टाइम में ज़्यादातर क्लाइंट ही अमेरिका के हैं, क्योंकि वर्क पे ज़्यादातर लेट्स सपोज 90% क्लाइंट अमेरिका के हैं, फिर यूके के हैं, बहुत कम परसेंटेज है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम है, कनाडा के भी कम है। वो 3 कंट्रीज जो है ना, उनका समझ लें चंक है, लेकिन मेजॉरिटी यूएस की है। अब यूएस वाले उसी टाइम उनका वर्किंग आवर्स होता है 9, आप कर लें 9 AM टू 5 PM ईस्टर्न टाइम, 5 PM आपका बन जाता है पाकिस्तान की 2 AM। और या फिर अमेरिका का जो मेजर टाइम जोन है पैसिफिक टाइम, वो आपका है 9 AM टू 5, यानी पाकिस्तानी आपका 9 PM टू 5 AM। ठीक तो है। उस टाइम में अगर आप बिड करते हो तो क्विक ऑफर्स आती हैं, क्योंकि कंपटीशन कम होता है उस टाइम। हार्डली एक जॉब पे 5 से 10 बिड्स होती हैं, डे टाइम में उसी जॉब पे 1 से 100 बिड्स भी होती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। तो उस टाइम अगर आपकी क्वालिटी बिड है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हायरिंग के, ठीक है। तो ये बात आपकी फ्रेंड की बिल्कुल सही है, और ये अडॉप्ट हम भी खुद भी करते हैं और करवाते भी हैं, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मेजर बिड जो है हमारी वो ईस्टर्न टाइम या पैसिफिक में ही हों। अच्छा, अब थोड़ा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बाकी इंडिया या रीजन के साथ। तो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रहा है? सुनने में आता है, या कोई रिसर्च रिपोर्ट भी कहती है चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग की आप आ चुके हुए हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में उस तरह से अगर बात करें टेंजिबल आउटपुट, क्योंकि आपके पैसे रेमिटेंस आ रही है, पैसे आ रहे हैं, उससे हम गेज करेंगे $2.5 बिलियन, जो कि बहुत कम है, और नंबर चौथे नंबर पे बताता होता है। आपस में कोई रिलेशन हो नहीं पा रही। इंडिया की देखें, वहाँ पे आपकी आईटी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पे थर्ड नंबर या सेकंड नंबर के पे आते हैं फ्रीलांसर। तो वो समझ भी आ रही होती है, एक्सपोर्ट भी उनकी ज़्यादा है, उनके भी नंबर रैंकिंग भी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में रैंकिंग भी चौथे नंबर पे है और वो भी कम है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मेन फ्रीलांसिंग है ना, वो किस तरह से है कि अपने ज़्यादातर दोस्त हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्होंने एक दूसरे से सीख लिया। तकरीबन मेन जो परसेंटेज है ना फ्रीलांसिंग में, अगर अपवर्क की फाइवर में बात करते हैं, अगर आप एनालिसिस करें वो सर्विस क्या दे रहा है, इट्स बेसिकली डेटा एंट्री, लीड जनरेशन, ठीक है। उससे हट के ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो जाएंगे, लेकिन प्योर टेक का काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका बच्चा प्योर टेक कर रहा है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, टीचेबल स्किल्स होती हैं, आएंगे किसी कंपनी में काम किया, किसी के साथ काम किया, डेटा एंट्री की, लीड जनरेशन की, वही सर्विसेज हफ्ते में सीख जाएंगे, 10 दिन में सीख जाएंगे, और फिर फॉर द ईयर्स मैं देख रही हूँ कि वो उसी स्किल पे ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती। बहुत चैलेंज अभी तक हमें आता है कि जो टीम होती है उनकी कम्युनिकेशन में बहुत काम करना पड़ता है। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं फ्रीलांसिंग में, मैं अभी बहुत उन कंपनीज की बात नहीं करी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो किस तरह की फ्रीलांसिंग करें, वो एक बिल्कुल अलग बात है। अभी हम बात करें एक मेजोरिटी जो फ्रीलांसिंग में अभी जो बच्चे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनकी बात करें हम, तो उनका ये होता है कि उन्होंने आपस से एक दूसरे से स्किल सीख ली, उन्होंने सेल करनी स्टार्ट कर दी, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं होती, डेवलप नहीं करते, इनोवेशन नहीं होती, तो वो उसी पे ही स्टे करते हैं फॉर द ईयर्स। और यही वजह है कि एट द एंड ऑफ द डे हम, जिस तरह अभी आपने बात की कि रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि लीड जनरेशन में वो $2-3 पर आवर भी देते हैं। और इवन ऐसा भी है कि कुछ क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग एजेंसी है तो हमारे रेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स या एक्स टीम मेंबर्स उन्हीं को रीच करके बोलते हैं कि भाई मैम शबाना, ये कंपनी जितने में काम करी है, तो 10 बंदों का काम मैं अकेला तुम्हें करके दूंगा, और $50-100 में। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अगर हमने अपना इस तरह से माइंड सेट रखना है कि 10 बंदों को अगर रिप्लेस एक बंदा करके $50 पे करेगा, तो इस तरह से तो फिर रेवेन्यू भी डाउन है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनके लिए यही बहुत है ना, उनके लिए $50-100 बहुत है ना। तो ये शायद माइंड सेट है। बच्चे जो हैं वो समझते हैं फ्रीलांसिंग को क्विक मनी है, क्विक फिक्सेस हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, $100 आगे, 200-300 आगे, तो इट्स इनफ फॉर अस। वही एक प्रैक्टिस आगे जाती है फिर, और वही प्रैक्टिस में कुछ लोग ग्रूम कर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करी है। और आहिस्ता आहिस्ता भी आपने देखा, मुझे ये चीज़ बहुत मैं एनालिसिस करी थी लास्ट टाइम भी, कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर ग्रेजुएट्स हैं वो जिन बेसिक स्किल से स्टार्ट करते हैं और वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो वाली स्किल्स अब मार्केट से आउट होती जा रही हैं।
ठीक है। अपने आप को अपस्किल करना, और सेकेंडली जो हमारा है ना वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ जो है ना मनी पेड या फिर आपकी जो फी है वो कम है। हम ज्यादा जॉब कर रहे हैं, चाहे ज्यादा रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन जाके जो आपका रेवेन्यू कम वहाँ पे आ रहा है। अपने आप को अपस्किल करके हमें वहाँ पे निकाल के एक टेक जॉब जाना, क्योंकि मेरे ख्याल से रिप्लेस हो जाएंगी। अगर आप बात करें कंटेंट राइटिंग की या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की, इतने टूल्स आ चुके हैं। शायद आप पहले था कि अच्छा एक बंदा करता है तो टाइम लेता है, घंटा ले लेता है, अब वही पोस्टर आपका 4-5 मिनट बन जाता है, 4-5 मिनट 1 मिनट में आपका पोस्टर बन जाता है। वो चीज हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा, साथ में मुझे ये बताएं कि क्लाइंट रिटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये होता है कि 2 से 3 क्लाइंट मिल जाते हैं उनको, मतलब मंथली $1000-1200 अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग है, बल्कि मेजोरिटी 80% लोग उनसे क्लाइंट ही नहीं होता, उनके हर 2 महीने बाद नया क्लाइंट पकड़ रहे और रिटेन नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली वो अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे। तो इसकी क्या रीजन है कि वो क्लाइंट कैसे रिटेन करना है, क्या टिप्स? अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, ठीक है। अगर तो आप इंडिविजुअल डायरेक्शन पे भी जा रहे हो, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल में भी इस इंडस्ट्री का ये आप बोल दें कि बिल्कुल एक स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री की, कि यू हैव टू कीप मूविंग, एक सर्कल में यू हैव टू कीप रनिंग। उसकी रीज़न क्या है? क्लाइंट्स, हम अभी बात कर रहे हैं कैसे रिटेंशन करनी है, तो क्लाइंट आपके पास आया, आपका इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि ठीक है आप फुल टाइम या हाफ टाइम मेरे साथ कमिटमेंट करो, 25 आवर्स अ वीक हाफ टाइम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% क्लाइंट जो है वो एज नीडेड बेसिस है। एज नीडेड बेसिस क्या होता है कि वो आपको हायर करते हैं, बोलेंगे इतना काम है, एट द एंड ऑफ द डे आपका वीकेंड हो गया, 2 आवर्स का काम है, 3 आवर्स का काम है, किसी भी टाइम वो आपको रीच कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एज नीडेड बेसिस का इतना ज़्यादा मॉडल है कि वो आपके लिए बोटल नेक बन जाता है। क्योंकि जब आपका काम 3 आवर्स अ वीक का है, उससे आप क्या अर्न करोगे? इसका मतलब है कि आपको और क्लाइंट देखने हैं कि एटलीस्ट अगर एक बंदे ने टारगेट रखा हुआ है कि मैंने मिनिमम 25 या 40 आवर्स काम करना है मेरे फाइनेंसिस के लिए, तो उसको उतने क्लाइंट चाहिए होंगे, और अनफॉर्चुनेटली 90% क्लाइंट एज नीडेड हैं। यानी कि अगर मैं अभी जिस तरह हमारा लास्ट मंथ में मैं एनालिसिस इवन एजेंसी का कर रही थी, तो हम एक महीने में तकरीबन 80 से 100 क्लाइंट के साथ काम करते हैं। जब अग्रेसिव पे होते हैं, जब मॉडरेट हो जाएं तो 50 से 60 के बीच बीच में हम जाते हैं। उसमें डू यू बिलीव इन कि हमारा तकरीबन 50 से 70% क्लाइंट एज नीडेड बेसिस पे है, और बाकी क्लाइंट हमारा लॉन्ग टर्म है जो 4 ईयर्स चल रहा है, जिनके हर टाइम का काम है, हमें पता है लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स लगे हुए हैं। तो आप इससे कैलकुलेट कर लें कि क्लाइंट अपवर्क पे या इन प्लेटफॉर्म में किस तरह के ज़्यादा अच्छा, इसकी रीजन ये भी होती है ना कि अक्सर लोग क्या करते हैं, विच इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस, कि लेट्स से कि एक कंपनी ने एक जॉब पोस्ट की है, ठीक है, आपने वही जॉब पकड़ी, आपने दोबारा रीपोस्ट कर दी है और कम वहाँ से पैसा अर्न करे, तो वो फिर आपके नीड बेस्ड क्लाइंट बनी खुद ब खुद आप बन जाते होते हो। तो बड़ी गलत प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं ये चीज़ साथ साथ ना। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं आईटी सेक्टर के। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से स्कूल या कॉलेज उस तरह से अच्छा अपना अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्कूल वो आपकी एजुकेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली एक अच्छे पोर्शन को डाउन द लाइन जाके फील्ड लॉन्चिंग करनी ही करनी है, ठीक है, थोड़े बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद। तो हाउ डू यू सी फील्ड लॉन्चिंग फ्यूचर इन पाकिस्तान? फ्रीलांसिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में, अगर हमने टाइमली अपने आप को चेंज ना किया, हम इनोवेशन ना लेके आए, तो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत सी रीजंस हैं बैक एंड पे। अगर हमने एज अ नेशन अपने आप को अपने मोरल वैल्यूज़ पे, एथिकल वैल्यूज़, हम बात करते हैं कि ठीक है प्रोफेशनलिज्म एक तरफ है, काम आपका स्किल्स एक तरफ है, बहुत सी चीज़ें हमारी हैं जो हमें ठीक करने वाली हैं, ठीक है। अगर हम एज अ नेशन इकट्ठे हमने काम ना किया, हम लोगों ने एक दूसरे के ही क्लाइंट्स को उड़ाया, ठीक है, हम लोग क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर चोरी कर रहे हैं, हम लोग अपनी कंपनीज़ के चोरी कर रहे हैं, हम लोग ऐसी अगर बातें करते रहेंगे तो हम पाकिस्तान का नाम ख़राब करेंगे। एक क्लाइंट अगर लेट्स सपोज मेरे से ख़राब होता है कि पाकिस्तानी एजेंसी या कंपनी या फ्रीलांसर के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम वो किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करेगा। यही रीजंस हैं कि हमारे हम लोग ऑलरेडी सॉफ्ट फिल्टर्स में आ चुके हैं, ठीक है, और यही सॉफ्ट फिल्टर्स अगर इसी तरह से चलते रहे तो हमारे लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, कि हम लोगों का एज अ नेशन या एज अ पाकिस्तान फ्रीलांसिंग मार्केट में क्या स्कोप होगा, जब तक या तो ठीक है आप लोग डेटा साइंस सीखो, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, आप लोग अपनी स्किल्स को एनहांस करो, तो आप लोग आगे आपका चांस है। लेकिन अगर आप बेसिक स्किल्स में बैठे हुए हो जिस पे अभी काम कर रहे हो, तो आप रिप्लेस थोड़े टाइम में हो जाओगे। खुद को अपग्रेड करना है, ठीक है। अगर दूसरा यू मेंशन सॉफ्ट फिल्टर आ चुका है, इसका कुछ इम्पैक्ट भी आ रहे हैं सॉफ्ट फिल्टर के? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत टाइम से आए हुए हैं, इट्स बीन लाइक 3-4 ईयर्स से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि देखिए, जब कोई भी प्लेटफॉर्म नया बनता है तो वो टारगेट करता है ऐसी ऑडियंस को जो ईजीली
आपको अडॉप्ट करे, ठीक है। थर्ड कंट्रीज जहाँ पे उन्हें पता है कि वो थोड़े पैसे में भी अपनी ऑडियंस ले आएंगे, अपनी ठीक है। यूजर्स बढ़ा लेंगे। अर्ली वेजेस कम है वहाँ पे, जब ठीक उनके है। यूजर्स आ गए, उसके बाद हर कंपनी अपने टारगेट्स रखती है, ग्रोथ की तरफ जाती है। उनके लिए ग्रोथ क्या है किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, क्योंकि उनकी फ़ी है, प्लेटफॉर्म की फ़ी है, वो उनको $3 से तो नहीं मिलने वाली इतनी। तो उन्होंने फिर क्या करना है कि वो फिर प्रीमियम की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या किया उन्होंने कि दे टारगेट यूएस, यूके, कनाडा के वो फ्रीलांसर्स लाए, और जब वहाँ से उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया कि जो बेस्ट A+ क्लाइंट्स थे ना, वो रीडायरेक्ट कर दी उन्होंने ट्रैफिक वहाँ पे। और इसकी वजह से हम लोग ऑलरेडी जो हमारी फीड है, मैंने रातों रात फीड्स चेंज होती हुई देखी है, ठीक है। कि कल क्या था और एक दिन जब मैं उठी सुबह, तो तब मैंने जो फीड्स देखी तो मैं हैरान हो गई, ठीक है। मुझे आइडिया था थोड़ा सा कि क्या चल रहा है, बैक ऑफ द स्ट्रैटेजी क्या चल रहा है, तो लेकिन स्टिल इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म अपनी रेवेन्यू देखता है, वो अपना देखता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है। उनके लिए बेस्ट ये है कि वो इंटरनेशनल फ्रीलांसर रखें और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को उनके साथ डायरेक्ट करवाएं, ठीक है। उसमें उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्वालिटी के भी इशूज़ नहीं है, कम्युनिकेशंस के इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो बहुत जैसे आप कहते हो हाई फाई जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग की, उसमें हम लोग जो है एज अ पाकिस्तानी, हम लोग कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स क्यों कर जाते हैं? क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरे सामने है कि हम किस तरह के हाई फाई प्रोजेक्ट उठाते हैं और हमें टीम के एंड से कितने इशूज़ आते हैं कि हम रिटेंशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं पे अंडरस्टैंडिंग का मसला है, कहीं पे उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते, कहीं पे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। उन लोगों को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उनको वैल्यू ऐड करे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि समझ लें कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो एक हफ्ता तो मैं अपनी टीम की बात नहीं कर रही, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, 1 वीक तो इन लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट को समझने में लग जाता है, डिलीवरी तो बड़े दूर की बात है। इनकी स्पीड नहीं होती, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। किसी जगह पता चलेगा कि SOPs दिए हुए थे और टीम बोल रही है कि वो पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आ रही है। उनकी वो अंडरस्टैंडिंग, उनके माइंड वो इतने फास्ट पेस के ट्रेन ही नहीं हुए हुए। ठीक है। ठीक है? तो अच्छा, आपने मेंशन किया था अर्ली कोई क्लाउड बना हुआ है, टैलेंट क्लाउड बेसिस हुँ, बना हुआ है, तो ये जो इम्पैक्ट आया सॉफ्ट फिल्टर का, जो आपका अच्छे क्लाइंट है, A+ क्लाइंट, हुँ, आपके सारे वहाँ पे डायरेक्ट हो रहे हैं, आपके जो कि जी, कनाडा, हुँ, अमेरिका और यूके हुँ, की तरफ जा रहे हैं, हुँ, ठीक है। अब जो बंदा पाकिस्तान से उस टैलेंट क्लाउड के अंदर फॉल करता है, हुँ। तो वो तो उसके एक्सेसिबल हो गया, उसके साथ भी वो ले लिया गया उससे एक्सेस। नहीं, फ़र्क आया, ओवरऑल सबके लिए फ़र्क आया, और इतना ज़्यादा फ़र्क आया कि एक टाइम ऐसा भी आया कि वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैं नाम नहीं लूँगी, दे हायर्ड 2000 पीपल फ्रॉम फिलीपींस, ठीक है? और उनका टारगेट ये था कि उन लोगों ने दूसरे वर्ड्स में क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग का मकसद यही होता है कि आप क्वालिटी वालों को रखो और जो क्वालिटी नहीं है उनको आप ऑलरेडी किक आउट कर दो, ठीक है? तो उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल सब पे आया। अगर मैं देखूँ कि जिस लिहाज से हम लोग जा रहे थे, या जो मेरी प्रोफाइल्स थी या दूसरी प्रोफाइल्स थी, उससे अभी कंपैरिज़न करूँ तो कम से कम भी आपको 20-30% का इम्पैक्ट आया इन सॉफ्ट फ़िल्टर्स की वज़ह से, और वो आया है। पहले क्लाइंट लेना इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है? और बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते थे। अभी कुछ टाइम से मैं नोट कर रही हूँ, पिछले साल से। पहले अगर फॉर्च्यून क्लाइंट्स की मुझे 70% जॉब्स नज़र आती थी, तो अब हार्डली मुझे 5 या 10% भी नज़र नहीं आती, अच्छा, ठीक इतना है? फर्क आ गया है। इतना फ़र्क आया है, क्योंकि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें बिहाइंड द कर्टन हो गई हैं। वैसे देखिए, फ़िल्टर का क्या मकसद होता है? वैसे उनके पर्सपेक्टिव से अगर वो पाकिस्तान में या इंडिया में जॉब देंगे, तो उनके जो डेली या अर्ली वेजेस है वो कम है, तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए, क्लाइंट के लिए या प्लेटफॉर्म के लिए? क्लाइंट के लिए। नहीं, देखिए, हर क्लाइंट तो नहीं देख रहा होता ना कि उसका फाइनेंशियल गेन हो। वाकई कुछ क्लाइंट ऐसे, और हार्डली, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए होती है। वो अपना काम तो नहीं ख़राब करेंगे $3 के लिए, पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको जब एक क्वालिटी फ्रीलांसर US या UK का मिल रहा है $20 पे, $25 पे, स्टिल, क्योंकि उनको बचत क्या होगी? क्योंकि जब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में ये होता है कि आपको कोई और पर्क्स नहीं देने पड़ते, ठीक है? आपको इंश्योरेंस नहीं देनी पड़ती, आपको बहुत लंबी कमिटमेंट्स नहीं करनी पड़ती, ऑन बोर्डिंग 1 दिन में हो जाती है, वरना नॉर्मली आपको पता है फॉर्मल कंपनीज़ में टुक 1 मंथ प्लस लगता है आपकी HR की स्क्रीनिंग में, और फिर ऑन बोर्ड किसी बंदे को करोगे और फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो उनको यही बड़ा पर्क है कि उनकी फॉर्मेलिटीज़ की बचत हो जाती है, और किसी टाइम किसी को ऑफ बोर्ड करना है अगर, तो मुझे बड़ी ये फ़नी बात भी लगती है। लेकिन स्टिल अगर किसी हुँ, बंदे हुँ। की प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, हाईली हुँ, हुँ। रेटेड है, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो कंपनी प्रेफर नहीं करेगी इसको, क्योंकि लेट्स से इंडिया या ये हुँ, हुँ। बंदा अमेरिका में बैठा हुँ, हुआ हुँ। है, शायद $30 लेकर हुँ, 1 घंटे की, जो पाकिस्तान हुँ, में बैठा हुआ है, नीचे वाले हुँ, को नहीं करते, जो अच्छा टॉप पे बैठा हुआ है, शायद वो हुँ। $15 ले ले पर आवर, हाँ। तो वो बेहतर नहीं कंपनी के लिए, तो कंपनी इस पे। अच्छा, ये तो देखिए, कंपनी से कंपनी डाइवर्स सिचुएशन है। हर कंपनी की अपनी
एक पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन जब जो हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्टर करने के बाद अब सिर्फ वहाँ पे रह ही गए, तो उनके पास जब अवेलेबल ऑप्शंस ही वही हैं। अच्छा, कंपनी के पास नहीं, कंपनी के पास, हाँ, प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा और है। प्लेटफॉर्म की अर्निंग कहाँ से होगी, उसका मॉडल क्या होगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म को तो हाँ। 5 या 10% इसका देते थे ना, हर 20%, जॉब हाँ, 20% लेते थे वो 20% लोग। लेता है। तो अब उसको क्लाइंट ने लिमिट कर दिया हुआ है हाँ। कि आपका जो A+ आपका क्लाइंट है और आपके जो टॉप हाँ, नॉच के top आपके फ्रीलांसर है, इस freelancers कंट्री से हैं, आपने उठाने, उनको हाँ, डायरेक्ट करना है आपस में। डायरेक्ट कर दिया, तो बिल्कुल। उसका मतलब डिफरेंस ये होगा कि जो अमाउंट ऑफ हुँ, जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा है, तो उसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा वो सिर्फ अपवर्क। परसेंटेज ज़्यादा नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे देखें, अगर यूएस की वो कंपनी है, तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी कौन है? यूएस के लोग हैं ना, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि हम फिर जो उनका ऑलरेडी लेट्स से सिलिकॉन वैली के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं, तो जब वो उनको टैप कर रहे हैं, उनकी टारगेट मार्केट वो है मेन। पहले उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि पहले उस टाइम यूएस के बहुत से लोग रेगुलर जॉब्स की तरफ ज़्यादा थे, फ्रीलांसिंग की तरफ इतने लेवल पे नहीं थे। तो फिर इन लोगों ने प्रॉपर कैंपेन्स रन की। कैंपेन्स रन करके इन्होंने अपने फ्रीलांसर को राज़ी किया कि भई तुम लोग आके प्लेटफॉर्म पे काम करो और तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे फ्रीलांसिंग में जितने तुम रेगुलर जॉब से लेते हो। उसके लिए उन लोगों ने पूरी कैंपेन्स चलाई, उन्होंने टारगेट ही उनको किया। उन्होंने फिर फॉर्च्यून क्लाइंट को क्यों 1 टू 1 कोलैबोरेट करवाया अपने फ्रीलांसर से, क्योंकि उन्होंने उनको कहा कि ये एक तो कंट्री भी सेम है, इंटरनेशनल भी है, इनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, अंग्रेज़ी इनकी अच्छी है। पाकिस्तान में ये बड़े चैलेंज हो जाते हैं हमें, ठीक है? उनकी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन, उनका बैकग्राउंड भी है, वो फास्ट पेस एनवायरनमेंट में भी काम करने वाला है। सबसे बड़ी बात कि एक उनको ये पर्क मिल जाता है कि दे नो द कल्चर, जो भी होता है सोसाइटी का, उनका वो होता है, नॉर्म्स होता है। तो उनको फिर और क्या चाहिए क्लाइंट को? मतलब फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव जब हमको नंबर चाहिए होता है, इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, फिलिपाइन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के उठाते हैं और उठाते शो हैं। करते हैं कि हमारे पास इतने ज्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन जब काम की बात आती है वो जाके अमेरिका, यूके को टारगेट कर, जहाँ पे टारगेट क्वालिटी करते उनके हैं। वर्क होते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे इसे ही। अपवर्क में हो रहा है या फिर ये फाइवर वगैरह में भी स्टार्ट हो गया? देखिए, ये तो अगर मैं जनरलाइज़ बात करूँ ना, मैंने अभी तक जितने भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ काम किया, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ए फ्रीलांसिंग। आप कोई भी ले लें, आप कॉनवॉय उठा के देख लें, आप जो शिपमेंट की आपकी लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं, जो थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफ़ॉर्म्स। प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने अभी जितने भी देखे हैं ना, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे आर प्लेटफ़ॉर्म, वो टेक्निकली सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते, उनका काम होता है वो ब्रिज करवाते हैं। वो ब्रिज करवाते हैं एंड यूज़र को, जो कंज़्यूमर है उसके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं प्रैक्टिस देखती आ रही हूँ काफ़ी सालों से, कि वो कहीं न कहीं खुद ही सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। वो अपना ही सेम बिज़नेस खोल लेंगे। लॉजिस्टिक कंपनी है थर्ड पार्टी, बाद में पता चलेगा कि दे गॉट अ लॉट ऑफ, ठीक है, ट्रक्स ले लिए हैं उन्होंने, वो खुद भी लॉजिस्टिक एज़ अ पार्टनर हैं। बाहर क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि जी ये 2 पार्टीज़ होंगी, बीच में पता चलता है कि पीछे से ऑर्डर प्रोसेसिंग खुद हो रही है। सेम गोज़ फॉर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स का भी यही है कि क्या करते हैं कि ठीक है, वो ब्रिजिंग करवा रहे हैं फ्रीलांसर की क्लाइंट के साथ, बीच में उन्होंने अपनी एजेंसीज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, मतलब आप ठीक ये है। कह रही हैं अपवर्क ने अपनी खुद एजेंसी बना ली हुई है, जो अच्छी जॉब्स आ रही है अपनी एजेंसी को दे जी। रही है, तो हुँ, क्लाइंट को वहां पे राउट कर रही है। हुँ, अब तो उसकी एजेंसी भी चल रही है, हाँ, प्लेटफॉर्म के पैसे भी है, क्लाइंट से भी ले रही है, मतलब 3 जगहों से जी, पैसे वो ले रही है। हुँ, मतलब इतनी वो चीजें हो गई हैं। हाँ। अच्छा, डू यू सी कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसके साथ हमारा पाकिस्तान का टारगेट है कि 10 बिलियन हम एक्सपोर्ट लेके जाएंगे और तमाम बच्चों को आईटी पे लगाया जा रहा है, फ्रीलांसर पे लगाया जा रहा है, तो वो कितना एक अचीवेबल लगता है आपको नंबर इन देखिए योर पर्सपेक्टिव, जो कि अभी करंट हालात है जो खराब होना देखिए, शुरू हो गए हैं? अभी जो हालात है ना, उसमें अगर हमने बहुत ज़्यादा एक टारगेट डायरेक्ट स्टेप्स ना लिए, हम्म, तो इवन वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, जिनको मार्केट में बहुत टाइम हो गया। अगर वो सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो नया बच्चा है वो आते साथ ही, या आपका जो एक टारगेट है वो अचीव आपका हो जाएगा, जब तक आप एक मैसिव चेंज नहीं लाओगे। मैसिव चेंज की इवन अभी इतनी ज़रूरत है, जैसे मैं पहले बात करी थी, रिफॉर्म्स हमें चाहिए, कि जो लोग सेटल्ड हो चुके हैं ना फ्रीलांसिंग में, ठीक है, जिनको लगता है कि ठीक है अब हम इन एंड आउट जानते हैं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, अगर अभी इतने हाई लेवल पे होके अगर वो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो वो मुझे यहाँ पे मसले में नज़र आ रहे हैं। तो अभी आप नए लोगों की, तो जो अभी सीख रहे हैं उनकी, तो आप बात ना ही करें फिर। देन व्हाट कैन बी डन? मतलब हम पाकिस्तानी अगर हमने जाना है, तो हम वो तो हमारे हाथ ही में नहीं है ना। अपवर्क के साथ अगर जॉब लिस्टिंग कहीं और वो दिखा रहा है या फाइवर दिखा रहा है, तो हम कर सकते हैं। हमें टैलेंट है, हमने काम में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी कुछ टाइम से बहुत फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो मार्केट प्लेसेस है ना, आपकी डिपेंडेंसी है। आप कोई किसी दिन सस्पेंड कर दें, कौन सा कस्टमर चैट सपोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आपके केस को हैंडल कर रहा है, दे नेवर बॉदर। अगर उन्होंने आपको सस्पेंड किया है, चाहिए जो भी जितने प्लेटफॉर्म है, ये अगर आपको क्लाइंट के एंड से आपको सस्पेंड कर देता है, तो आपका कुछ भी नहीं है।
आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि वर्क ऑन गेटिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स, कि एक डायरेक्ट क्लाइंट, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे भी देखे कि सेम अगर वो डायरेक्ट क्लाइंट्स आए हैं ना, तो उनकी वर्थ लेट्स सपोज $30,000-40,000 पर चल रही थी, ठीक है। अब वक्त पे सेम प्रोजेक्ट जब वो वहाँ से करवाते हैं वही क्लाइंट, तो वो आपको $1,000 में करवा रहे हैं आपसे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने डायरेक्ट क्लाइंट उठाएं, लिंक्डइन के थ्रू उठाएं, इंस्टाग्राम से उठाएं, ठीक है, फेसबुक से उठाएं, अपनी आउटरीचिंग करें, अपनी ब्रांडिंग पे काम करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ पाकिस्तान में बड़ी जिस चीज़ पे मुझे बहुत एतराज़ भी है, हम लोग आउटरीचिंग नहीं करते हैं। इवन हमारा जो आप नॉर्मल बिजनेस ले लें, बिजनेस मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल में वी आर वेटिंग फॉर हमारे पास बिजनेस खुद चल के आएगा, हम लोग आउटरीचिंग नहीं करते। हमारा चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, ठीक है, लोग खुद जा रहे हैं, हार्डली आउटरीचिंग में बहुत बड़ी ब्रांड्स या जो एक प्रॉपर सेटल जिनकी पॉलिसीज हैं वो करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर फ्रीलांसिंग। ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम लोग डायरेक्ट नहीं करते। डायरेक्ट की मैं आपको एग्जांपल दूँ कि लिंक्डइन के थ्रू मैं इवन कनेक्टेड हूँ बहुत से जो सी सूट एग्जेक्टिव हैं फॉर्चून 100 के, तो वहाँ पे आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि मेरे जो एक्स CEO थे अपवर्क के, स्टीफन कार्ल्स, मैं उनको भी मैसेज करती थी तो वो मुझे मैसेज करते थे। ऐसी कंपनीज जिसके 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनके CEO को भी रीच करोगे, आप उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करोगे, आप इंगेज रहोगे, तो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउटरीचिंग कर रहे हो और टारगेट आउटरीचिंग कर रहे हो कि यू आर कमेंटिंग, ठीक है, कि तुम लोगों की ये कॉन्फ्रेंस थी या तुम्हारी कंपनी इस तरफ जा रही है, आप अपना टाइम लगा के आउटरीचिंग टारगेटेड कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा नहीं है आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं 2018 में टारगेट आउटरीचिंग करी थी, तो वी हिट सम CEO जिनकी यॉचिंग कंपनी थी अपनी, उनकी इंटरनेशनल यॉच चलती थी, तो दैट पर्सन रीच डायरेक्टली टू अस। तो उसने हमें बोला, ठीक है, कि मुझे यॉच के ये पार्ट्स हैं, ये डैमेज हैं, तो तुम इंटरनेशनली आउटसोर्स करवाओ या देखो कि कहाँ पर ये मिलते हैं, तो देखो। तो खैर उस टाइम वी वर इन समथिंग एल्स, तो हम लोगों ने उस पर नहीं किया। लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप आउटरीचिंग कर रहे हो, उसके मैं रिजल्ट बता रही हूँ आपको कि आपके पास काम आता है, ठीक है। लेकिन टारगेट आउटरीचिंग, अपना होमवर्क करो। ये नहीं करो कि आपने होमवर्क किया ही नहीं, कंपनी क्या है, क्लाइंट क्या है, आपके ऑडियंस क्या है, और आप बस लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने स्टार्ट कर दो और विदाउट एनी होमवर्क, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। I would like to understand your background, आपकी early education, आप where you born and raised. आई हैव बोर्न इन रावलपिंडी। और एजुकेशन की तरफ अगर जाएं तो MS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्कॉलर, PhD अभी करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे, थोड़ा सा मसरूफियात जो है बिज़नेस की। और इसके अलावा अगर हम क्योंकि ये चीज़ बतानी मेरे ख्याल में ऑडियंस के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पे पढ़ाई 9th-10th के बाद दैट्स फुल स्टॉप, इवन फॉर मेल्स। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि बिज़नेस कल्चर था ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे पढ़ाई को। इवन लड़कियों के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो पढ़ें, और कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना तो एक फुल स्टॉप था। तो मैंने अपना मैट्रिक करने के बाद अपनी इवन MSc तक रेगुलर नहीं पढ़ा। मैंने अपनी जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, जो होम बेस्ड यूनिवर्सिटी होती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से मैंने अपना MS किया। लेकिन फिर मैंने अपना शौक पूरा किया कि मैंने MS जो है अपना, वो मैंने रिफा यूनिवर्सिटी से किया, रेगुलर। हाँ, रेगुलर किया। तो दैट इज़ अबाउट माई एजुकेशन। और फैमिली के लिहाज से मैंने आपको पहले बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम ए फैमिली जो कि कल्चर वाइज और रिलीजियस वाइज वी आर क्वाइट इनटू के बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिनसे गुजर के मैंने पढ़ाई की और जो कुछ सारा कुछ फेस किया। जी। अच्छा, कॉलेज के बारे में बताएं कि आपका कॉलेज कहाँ पर था, या कॉलेज भी आपने उसको वर्चुअली या फिर? हाँ, मैंने वर्चुअली, मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर अपना MSc तक 6 years ऑफ स्टडी दैट वाज फ्रॉम वर्चुअल। लेकिन रिफा का जो पार्ट था, रिफा वाला वो बाद में था। अच्छा, रिफा वो रिफा उसके बाद में, क्योंकि MSc के बाद मैंने MS किया ना। अच्छा, तो MS मैंने जब किया तो फिर मैंने रेगुलर किया रिफा यूनिवर्सिटी से। चलें, बेहतरीन। अच्छा, बाकी मैं बड़ा देख रहा होता हूँ कि आप शबाना बड़ा अच्छा बोलती हैं, कॉन्फिडेंट है, तो ये शबाना शुरू से एक्सट्रोवर्ट थी या फिर ओवर द टाइम शबाना ने स्किल डेवलप की हैं? अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बहुत फ़ायदा रहा कि मैं ग्रेड 1 से लेकर इवन बाद में भी मैं हाईएस्ट अचीवर रही हूँ। आई वाज, हाँ, हमेशा मैं फर्स्ट आती थी। आई वाज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। बहुत ज़्यादा टीचर्स मेरी और जो मेरे सराउंडिंग में प्रिंसिपल्स थे, सब बहुत अप्रिशिएट करते थे। उन्हें पता था कि हर ईयर शबाना ने टॉप करना है, ठीक है। आई वाज टॉपर। और
उसकी वजह से बहुत पर्क मिलता था, बहुत ज़्यादा एक फ़ैन फॉलोइंग होती है आपकी स्कूल में, आपके आस-पास जो भी आपका एक सिनेरियो होता है जब आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हो, तो वो उस चीज़ ने मेरी बड़ी हेल्प की कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इस वजह से। उसके बाद भी जो एक चीज़ में मैट्रिक में जब थी तो मैं सोचती होती थी कि मैं बड़े होके मैं नासा में जाऊँगी या मैं डॉक्टर बनूँगी। तो वो तो उस तरह से नहीं हो सका, लेकिन मैं उस टाइम भी सोचती होती थी कि मैंने कुछ आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। हालाँकि मुझे उसको करने के लिए उस टाइम सपोर्ट नहीं थी, हम्म। ठीक है? बट स्टिल मेरे दिमाग में एक विज़न था कि मैंने कुछ करना है ऐसा कि जो आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है? इट और माइट बी क्या करना साइंटिस्ट, है वो क्लैरिटी नहीं थी, बस वो कुछ नहीं थी, करना है, कुछ करना कुछ है। इम्पैक्ट डालना है। कुछ करना है। अच्छा, इसके जब आप एजुकेशन के बाद आप फ्रीलांसिंग की तरफ आई थी, इससे पहले कोई आपका कोई प्रायर एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस था या फिर डायरेक्टली आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अभी तक मैंने कहीं पे भी डायरेक्ट जिस तरह पाकिस्तान में कहीं पे कोई जॉब नहीं की, ठीक है। ठीक है? तो वो मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, और उस टाइम मेरी एज थी अराउंड एज पे नहीं जाते लेकिन उस टाइम बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। अच्छा। महा अभी आप मिले उससे, तो महा उस टाइम 2 साल की थी और बेटा था मेरा एक शहान, वो था 1 साल का। हम्म। तो तब मैंने उन दोनों के साथ स्टार्ट किया था, और उस टाइम मैं इकट्ठे उसी टाइम एमएससी भी कर रही थी। बच्चे भी थे मेरे, और उसके बाद में ये काम भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया। सीखा, बहुत टफ टाइम मिला, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम और स्टार्टिंग ये में करना टाइम पड़ा। बैक इन ये 2010 था 2014। 2014 में किया, ठीक है, 2014, ठीक है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा सीखना पड़ा चीज़ों को, क्योंकि मुझे उस टाइम इवन एक्सेल नहीं आता था, ठीक है। सॉर्ट नहीं करना आता था। टेक सेवी में थी बहुत, टेक सेवी इस तरह से थी कि जो मेरी सेल्फ लर्निंग स्किल्स थी, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, तो मेरे जितने नेबर्स थे वो अगर उनके लैपटॉप जब बिल्कुल कहीं से ठीक नहीं होता था वो मेरे पास भिजवाते थे, क्योंकि मैं विंडो टेक करप्ट सेवी हो थी। गई है तो आपके पास आना डेटा है, कुछ भी रिकवरी हो कर गया। दो, मसले कोई वायरस आ गया है तो वो जा नहीं रहा है, तो वो ये तो आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग स्किल्स होती हैं, क्योंकि आपके साथ जब आपके पास खुद लैपटॉप है, सिस्टम है, तो ये चीज़ें मसला होती हैं, तो मैं मतलब सॉल्व कर लेती होती अच्छा, थी। साथ में आई रिमेंबर 2014 के अंदर ना, अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग तरफ जाता था ना, तो एज इसको बैकअप ऑप्शन रखता था कि हम्म, पहला प्राइम कहीं जॉब हो जाए, हम्म, जॉब के साथ चलो थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, हम्म, साइड हसल के तौर पे अर्निंग थोड़ी बहुत आ हम्म, जाएगी। हम्म। लेकिन उस टाइम के ऊपर था कि आपके माइंड में अच्छा फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, मैंने जॉब भी कोई हासिल करनी है, या फिर आपका टोटल फोकस ये था फ्रीलांसिंग ही है तो फ्रीलांसिंग करनी है? अच्छा, उस टाइम तो ये था ना कि मैं एक स्कूल गई जहाँ पे मेरी बेटी पढ़ी थी, मैं वहाँ अच्छा। पे गई, तो हालांकि मैंने एमएससी किया हुआ था। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं कहाँ क्या करूँ ना, मैं स्कूल में टीचिंग करूँ, तो मैं वहाँ पर गई, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको 3000 रुपीज़ देंगे पर और पर मंथ 20 सैलरी, 2014, 2014 में। अच्छा 2014 हाँ, हजार। मैं तो हैरान रह गई। फिर मैं ट्राई की, मैं 1-2 जगह पे गई, मुझे क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह से हम लोगों के घर के माहौल है और जिस तरह से है, तो हम लोगों की बच्चियाँ घर से बाहर कभी भी किसके बगैर कभी नहीं जाती, हम्म। ठीक है? इवन अगर सामने एक शॉप है, तो वो भाई के साथ या फादर के साथ या किसी ऐसे फिगर के साथ ठीक है। जाएँगी। तो उसमें मैं अपने भाई के साथ 1-2 जगह पे गई, तो हम लोग भाग के आ गए वापस वहाँ का माहौल देख के। हम लोग डर गए ना, मतलब लगा कि ये क्या है? फिर कुछ कॉल्स आई, जैसे कहीं पे आपने इंटरव्यू के लिए बोला हुआ था, तो जब कॉल्स आई तो दैट वाज़ एक्चुअली समथिंग, उनकी रिक्वायरमेंट तो मेरे ऊपर से ही गुज़र गई कि इतनी आई डोंट नो, शायद अभी मैं इस चीज़ को आई फील वेरी प्राउड कि मेरे पास जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, हम्म। तो वो कहीं और पे जॉब नहीं करती, इतने दूर से ट्रैवल करके आती हैं, पिंडी से बैरिया टाउन जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं यहाँ का माहौल अच्छा है, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स थी कि मैं तो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल डिसहार्ट हो गई कि ये किस तरह की जॉब्स हैं। लोगों की जो बातें थी या जो रिक्वायरमेंट्स थी, दैट वाज़ एक्चुअली क्वाइट इनसेन। तो मैंने तो फिर कोशिश ही नहीं की मैं पाकिस्तान में कभी काम करूँ। इवन फ्रीलांसिंग भी जब मैंने स्टार्ट की, तो मेरे सारे क्लाइंट्स तकरीबन यूएस, यूके के थे। हम्म। कुछ क्लाइंट्स मुझे 1-2 पाकिस्तान के मिले, तो वो दैट वाज़ एक्चुअली क्वाइट ए बैड एक्सपीरियंस। तो मैंने तो शुरू में ही सोच लिया कि मैंने कभी जो है ना फ्रीलांसिंग पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ नहीं करनी, ठीक है। ठीक है? अच्छा, आप स्टार्ट करते हो ना फ्रीलांसिंग, हुँ, तो आपने चलो आपने जो भी हाँ, आपकी बैक स्टोरी हुई कि हुँ, आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं हाँ, मिल हाँ, रहा था एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट हुँ, ऑफ व्यू से, और आपने कुछ घर में रह के कुछ करना था और अच्छा जी, भी करना था, हाँ, एक्सेल करना था। अब जब बंदा मूव करता है ना फ्रीलांसिंग की तरफ, जैसे आप हुँ, बता रही हैं कि स्किल हुँ, वगैरह में उस हुँ, टाइम इंटरेस्ट था लेकिन कोई एक्सपर्टीज नहीं थी नहीं मेरे थी, पास ना, हाँ। तो हाउ डिड यू स्टार्ट? कि आपने पहले मार्केट एनालाइज की कि फ्रीलांसिंग के अंदर या ये जॉब्स चल रही होती है, ये पे हाईली पेड है, मैंने इधर मूव करना है, या फिर जो थोड़ा बहुत आता है इसी को एक्सपर्ट थोड़ा सा सीख के कोर्सेज लेके आगे किया आपने? एक्चुअली बहुत ऑपोज़िट है, इसीलिए मुझे हँसी भी आ रही है कि ऑपोज़िट इसलिए है कि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? और मैं जब स्टार्टिंग में प्रपोज़ल लिखती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ आवरली जॉब्स थी एडमिन की, तो मैंने उसमें $100 पर आवर पे बिड किया।
जो कि क्योंकि अभी मुझे पता है कि $100 पर आवर मीन जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड स्किल सेट हैं उनको $100 पर आवर मिलता है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि मुझे आइडिया नहीं था। मैं प्रपोजल जो लिखती थी दैट वाज एक्चुअली क्वाइट आउट ऑफ द वे, ठीक है, जॉब क्या है, मैं क्या आगे से लिख रही हूँ, तो वो टाइम टू टाइम रिफाइन हुआ, ठीक है। इट टुक सम टाइम टू एनालाइज द मार्केट। ऐसा नहीं था कि जब आप जंप इन करते हो किसी चीज़ में तो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ों का पता होता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों का आपको नहीं पता होता। ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रूम करते हो, आप लर्न करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप रिफाइन करते हो अपनी स्किल्स को। अच्छा, आपका मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस के अंदर है ना? नहीं, मेरा कंप्यूटर साइंस में नहीं है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर और टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड के अंदर आप Different आ है। गए। चलें शबाना, बड़े मजे की गुफ्तगू आपके साथ रही है, काफी कुछ सीखने को मुझे मिला आपसे, क्योंकि व्हाट आई नो कि पाकिस्तान का आईटी कल्चर बड़ा आप बूम करना है, बड़ा पोटेंशियल, लेकिन आपने जो एक पिक्चर सामने लेके आई है, जो फायरवर या अपवर्क वाले बिग बॉस एक गेम खेल रहे हैं, जो कि उन्होंने एक एलीट क्लास का एक प्रीमियम ग्रुप बना दिया जहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने इस मार्केट में इन रहना है तो हमें डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ेगा। आई थिंक अगर वो चीज़ें हों और उसके बाद हम चीज़ें कर सकते हैं। हाँ। So thank you so much, Shavana, once again. Our audience, thank you so much for watching our podcast till the end. If you want to watch more content like of this, then please stay connected. Khuda Hafiz till the next episode. Thank you.